हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार ग्लोरियस अगेन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली जो 1.2 है, जो न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग 1.2 का जो पहला सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? यदि नॉर्मल भाषा में बात करूं तो यदि जो आपकी अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, यदि इनके ऊपर मैं अंडर लगा देता हूं तो वो कौन सी होती है? वो संख्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं का तो दशमलव प्रसार होता है, मतलब इनका यदि दशमलव प्रसार, इनका मान निकाले तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। अनवसानी अनावर्ती होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इस बार क्या करना है? √5 को एक अपरिमेय संख्या क्या करना है? आपको सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध किस प्रकार से करेंगे, सवाल करने का तरीका क्या है। और बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला ये सवाल है। तो आपको करना पड़ेगा कि मानना, आपको इसके विपरीत मानना है कि मानना इसके विपरीत, मानना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। आपको इसके विपरीत मानना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या है। और यदि किसी संख्या को आपने परिमेय संख्या माना है, इसका मतलब उसको आप बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हो। बट्टे वाली जो संख्याएं होती है वो कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि √5 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं P/Q लिख सकता हूं या A/B, जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हो। मैंने लिखा P/Q। और P और Q क्या है? P और Q दोनों क्या है? सहभाज्य संख्या है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जहां P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं तथा नीचे वाला, यानी परिमेय संख्या में नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? इसे मैंने लिखा 2/5। क्या 2/5 में किसी कॉमन संख्या का कोई भाग जा रहा है क्या? जैसे मान लो 3 का दोनों में जा रहा है क्या? या 2 से दोनों कट रही है क्या? नहीं कट रही है, वे दोनों सहभाज्य होती है। या दूसरी भाषा में बात करें, जिन संख्याओं का यदि HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए, वो कौन सी होती है? वो सहभाज्य संख्याएं होती है। तो ये मैंने लिखा सहभाज्य संख्याएं। अब आपको क्या करना है आगे? ये भाग में है और भाग वाला कहाँ जाता है? गुणा में जाता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर है ये Q और गुणा में कितना पड़ा है? √5। और बराबर में कितना आ गया? बराबर में पड़ा आपका P। अब आपको क्या करना है इस सवाल में? दोनों तरफ आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। यानी आपको यहाँ लाइन लिखनी पड़ेगी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी आपको वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग किया तो देखो Q और √5, इसका भी आपने वर्ग किया और P का भी क्या किया? वर्ग किया। अब इसका वर्ग यदि खोलेंगे तो ये आ जाएगा Q² और गुणा में कितना आ गया? √5 का वर्ग कितना होता है? √5 का वर्ग कितना होता है? 5 होता है। तो 5 बराबर कितना है? P²। ये Q² के गुणा में 5, और गुणा वाला कहाँ जाता है? आपको पता है, भाग में जाता है। इसका मतलब मैं इसको यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि Q² बराबर कितना आ गया? P²/5। ये जो इक्वेशन आई, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? इससे हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि P² है वो किससे विभाजित हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है। और यदि किसी संख्या का वर्ग यदि 5 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक संख्या लूँ, मैंने लिया 10 का स्क्वायर। क्या 10 का स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होता है क्या? चलो देखते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100। क्या 100 में 5 का भाग जाता है? 100 में 5 का भाग पूरा जाता है। कितनी बार है? 20 बार। तो मैं बोलूँगा कि उस संख्या में भी, मतलब 10 में भी किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। अब लगा के देख लो, 10 में 5 का भाग नहीं गया, कितनी बार गया? 2 बार। इसका मतलब जिस संख्या के वर्ग में यदि 5 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ लिख देंगे, चूंकि P² 5 से
विभाज्य है, यानी पी स्क्वायर में 5 का क्या जाता है, भागे जाता है। आप थोड़ी बढ़िया लैंग्वेज लिख लो कि विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी भी 5 से विभाज्य होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी भी 5 से विभाज्य होगा। कोई संख्या है वो 5 से विभाजित क्यों होती है, जैसे आपको बोल दे कि 10 में 5 का भाग क्यों जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 10 में 10 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5, और 5 से 5 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब उत्तर कितना आ गया, 2। तो 10 में 5 का भाग क्यों गया, क्योंकि 10 का एक गुणनखंड कौन था, 5 था। 10 का एक गुणनखंड कौन था, 5 था। जैसे आप बोल दे कि 25 में, या और संख्या ले लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ 30 में 5 का भाग क्यों गया, क्योंकि 30 के यदि गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5, क्योंकि 30 का एक गुणनखंड कितना है, 5 है। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। बाकी ये संख्याएं बच गई, इसको हम और मान सकते हैं कुछ। इसका मतलब आपने ये लिखा कि P भी 5 से भाज्य होगा। तो P 5 से भाज्य क्यों होगा, क्योंकि P का एक गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा। एक गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा। पीछे कुछ भी हो सकता है, इसको आप PQRS ABC कुछ भी मान सकते हो। मैंने मान लिया A मान लिया कि वो संख्याएं कौन सी, ये दो संख्याएं बच गई, यहाँ पर ये 2 बच गए। इस संख्या को हमने क्या मान लिया, A मान लिया, ये इंटीजर है। इसका मतलब यहाँ से P का मान कितना आया, P का मान आया 5A। P का मान कितना आया, 5A। आपने यहाँ लिखा है कि P भी 5 से विभाज्य होगा। तो P में 5 का भाग क्यों जाता है, क्योंकि P का एक गुणनखंड कितना है, 10 में 5 का भाग क्यों जाता है, क्योंकि 10 का एक गुणनखंड कितना है, 5 है। 30 में 5 का भाग क्यों जाता है, क्योंकि 30 का एक गुणनखंड कितना है, 5 है। बाकी संख्या बच गई, वो लिख दी। तो P भी 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब P का एक गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा। बाकी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ P का मान कितना आ गया, 5 है। इससे आप क्या लिख सकते हो, समीकरण नंबर 1। तो लिख देना P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो P का मान है 5 है, आपको समीकरण 1 में रखना है। तो देखो रखते हैं। तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर मतलब P का मान कितना है, 5A। तो 5A का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, और बट्टे में कितना है, 5। इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, A स्क्वायर का A स्क्वायर, और बट्टे में कितना है, बट्टे में है 5। और 25 5 से कैंसिल हो रहा है, पूरा कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं Q स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5A स्क्वायर। अब A स्क्वायर के गुणा में 5 है, गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में। इसका मतलब A स्क्वायर बराबर आएगा Q स्क्वायर बटा 5। इससे भी आप कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो। यदि Q स्क्वायर में यदि 5 का भाग जाता है तो Q में भी 5 का भाग जाएगा। सेम लाइन आपको लिखनी है, चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब Q भी 5 से विभाज्य होगा। Q भी 5 से विभाज्य होगा, यानी Q स्क्वायर में यदि 5 का भाग जाता है तो Q में भी क्या, किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अब आप देखो क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि P में भी 5 का भाग जा रहा है और Q में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हो कि P तथा Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड P तथा Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या P व Q दोनों में 5-5 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। और आपने शुरुआत में क्या माना था, शुरुआत में ये माना था कि P व Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, मतलब इनमें और किसी का भाग नहीं जाएगा। जबकि यहाँ पर आप ये बोल रहे हो कि P व Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। तो ये तो देखो क्या एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ आपने लिखा कि P तथा Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। परंतु इससे इस तथ्य का
इस तथ्य का विरोधाभास होता है। कौन से तथ्य का विरोधाभास होता है कि P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं। कभी तो आप बोल रहे हो कि P व Q में किसी कॉमन फैक्टर का भाग नहीं जाएगा, और कभी आप बोल रहे हो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, एक है 5 है, कॉमन फैक्टर 5 आ गया। इसका मतलब एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं। ये विरोधाभास की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। कौन सी? प्रीत मानना था ना हमने कि √5 एक परिमेय संख्या, वो परिमेय नहीं है। कौन सी? फिर वो अपरिमेय। तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं। यह त्रुटि, यह विरोधाभास लिख देना, यह विरोधाभास एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या। हमने माना था ना त्रुटिपूर्ण कल्पना की तरह √5 एक परिमेय संख्या। ये विरोधाभास हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, इसके कारण प्राप्त हुआ है कि एक परिमेय संख्या है। अतः हम ये मानेंगे ये तुमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, वो परिमेय नहीं है। कौन सी है? फिर वो अपरिमेय है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। हेंस प्रूव्ड।